इमारत के बाहर पेड़ की छाया में एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने पुराने और जगह जगह से फटे हुए साधारण कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी सांसें बेहद धीमी थीं। डू वाइलुन तुरंत आगे बढ़े और आदरपूर्वक झुक गए, लेकिन म्यूएन ने हल्का सा हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद डू वाइलुन ने सोल पावर के माध्यम से शाओयान और शाओ शाओ की अद्भुत प्रतिभा म्यूएन को बताई। ये सुनकर अवश्य चौंक जाएंगे, लेकिन शुरुआत से अंत तक म्यूएन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उनके भाव पूरी तरह शांत रहे। केवल म्यूएन स्वयं जानते थे कि वे किसी व्यक्ति का मूल्य केवल सोल पावर से नहीं आंकते। इसके बाद म्यूएन ने शांत और वृद्ध स्वर में पूछा, शाओयान, यदि मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? शाओयान ने आदरपूर्वक हाथ जोड़ते हुए बिना घमंड और बिना झिझक के उत्तर दिया, सीनियर, जैसा आपको उचित लगे। म्यूएन के होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने कांपते हाथों से अपने वस्त्रों के भीतर से समुद्री लहरों की नक्काशी वाला गहरे रंग का एक प्राचीन लकड़ी का टोकन निकाला और शाओयान की ओर बढ़ा दिया। शाओयान इस टोकन का महत्व अच्छी तरह समझता था। उसने दोनों हाथों से आदरपूर्वक उसे स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद सीनियर। उसके चेहरे पर न कोई अत्यधिक खुशी थी, न कोई उत्तेजना। उसका मन पहले की तरह शांत और स्थिर बना रहा। म्यूएन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो अभी जो कुछ हुआ था वो उनके लिए कोई विशेष बात ही न हो। शाओयान ने सी गॉड पैविलियन टोकन को अपने स्टोरेज उपकरण में सुरक्षित रख लिया। इसके बाद उसने डू वाइलुन को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और शाओ शाओ को साथ लेकर छात्रावास की ओर बढ़ गया। दोनों के जाने के बाद भी डू वाइलुन लंबे समय तक वहीं खड़े रहे। शाओयान ने चाबी निकालकर अपने कमरे का नंबर देखा और दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने देखा शाओ शाओ पंजों के बल खड़ी होकर उत्सुकता से उसके कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। शाओयान ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा कमरा ऊपर है। शाओ शाओ ने उसका कपड़ा पकड़ लिया और मासूमियत से बोली, भैया, मुझे अकेले कमरे में डर लगेगा। वहां अंधेरा होगा, कीड़े भी होंगे। मैं बस आपका कमरा साफ करने में मदद कर दूंगी, फिर जमीन पर सो जाऊंगी। शाओयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उधर शाओयान ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश किया। कमरा काफी समय से खाली पड़ा था। मेज, बिस्तर और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन शाओयान के चेहरे पर कोई असंतोष नहीं था। वो शांत भाव से कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने भीतर शी हुआंग जुए को पूरी तरह सक्रिय किया। इसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं। हालांकि उसके हाथ में कोई वास्तविक वीणा नहीं थी, फिर भी उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था। वो बिना वास्तविक वीणा के आकाश और पृथ्वी को ही वीणा मानकर प्रकृति की शक्ति को तारों की तरह प्रयोग करते हुए दिव्य संगीत उत्पन्न कर सकता था। आकाश में एक स्वच्छ और मधुर वीणा ध्वनि गूंज उठी। कमरे का सारा कूड़ा, धूल और जाले धीरे धीरे एक ही स्थान पर इकट्ठा होने लगे। कुछ ही क्षणों में वे एक घनी धूल की गेंद का रूप ले चुके थे। तभी अंतिम ऊंचा स्वर गूंजा। खिड़की अपने आप खुल गई। धूल का वो गोला हवा के साथ बाहर निकल गया और नीचे जंगल की ओर उड़कर गायब हो गया। कुछ ही सांसों के भीतर जो कमरा अभी कुछ क्षण पहले धूल और जालों से भरा हुआ था, वो पूरी तरह साफ हो चुका था। इसके बाद शाओयान ने शांत भाव से अपना बिस्तर ठीक किया। उसने चादर को सावधानी से बिछाया। कमरे में हल्की सी मन को शांत करने वाली सुगंध फैल गई। फिर वो बिस्तर पर पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें लंबी, गहरी और स्थिर होती चली गईं। चारों ओर की प्राकृतिक ऊर्जा लगातार उसके शरीर में समाने लगी। उसके चेतना सागर के भीतर फुक्सी बैगवा फॉर्मेशन धीरे धीरे घूमने लगी, मानो असंख्य तारों की रोशनी उसके भीतर उतर रही हो। बाहर पूरी श्रेक एकेडमी नए विद्यार्थियों के आगमन से अभी भी चहल पहल से भरी हुई थी, लेकिन ये छोटा सा कमरा उस सारे शोर से पूरी तरह अलग था। यहीं से श्रेक एकेडमी के इतिहास में एक ऐसे अद्वितीय क्विन इमॉर्टल की कथा वास्तव में प्रारंभ हुई जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। श्रेक एकेडमी की बाहरी अकादमी के न्यू स्टूडेंट क्लास 9 में दाखिले का पहला दिन था। पूरी कक्षा का माहौल न तो पूरी तरह हल्का था और न ही ज्यादा तनावपूर्ण। हर नया विद्यार्थी अपनी सीट पर बैठा आसपास के लोगों को उत्सुकता से देख रहा था। मेरा सहपाठी व्यू फेंग, जिसके लाल बाल थे, कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वो कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठा था और डर के मारे कांप रहा था। उसमें पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत नहीं थी। मैं उसके पीछे बैठा था। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किताब का एक पन्ना पलटा, लेकिन केवल इतनी सी आवाज सुनकर भी उसके कंधे डर से कांप उठे। पास बैठी निंग टियान कभी उसकी पीठ थपथपाती। मैंने मन ही मन अंदाजा लगाया कि शायद पिछली रात छात्रावास के किसी सुनसान कोने में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से वो इतना डर गया था। यह भी स्वाभाविक था। तभी कक्षा की घंटी बज उठी। ऊंची एड़ी की सैंडल की स्पष्ट आवाज गलियारे में गूंजने लगी। कुछ ही क्षण बाद लगभग 30 वर्ष की एक सुंदर महिला कक्षा में प्रवेश कर गई। उसकी त्वचा गोरी थी और चेहरे की बनावट बेहद नाजुक थी। उसने हल्के बैंगनी रंग की शिक्षिका की वर्दी पहन रखी थी, जो उसके परिपक्व और गरिमामय व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज हमारी पहली कक्षा है। सबसे पहले सभी विद्यार्थी अपना परिचय देंगे। अपना नाम, मार्शल सोल और सोल पावर बताइए। सबसे आगे बैठा छोटा बालों वाला लड़का सबसे पहले खड़ा हुआ। मेरा नाम लाई दजुआंग है, लेवल 17 सोल पावर, मार्शल सोल, आयरन बैक शील्ड। म्यूजिन मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा, तुम्हारा मार्शल सोल टीम का सबसे भरोसेमंद रक्षक बन सकता है। इसके बाद एक एक करके सभी विद्यार्थी अपना परिचय देने लगे। किसी का सोल पावर 17 था, किसी का 20 तो किसी का 25। हर विद्यार्थी के परिचय के बाद म्यूजिन धैर्यपूर्वक उसके मार्शल सोल की विशेषता और भविष्य की क्षमता समझाती रही। आखिरकार बारी व्यू फेंग की आई।
वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। सिर झुकाए उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम व्यू फेंग है, लेवल 25 बैटल सोल मास्टर, मार्शल सोल, रेड ड्रैगन। उसके बैठते ही अगली छात्रा अपनी सीट से उठी। वो थी निंग टियान। उसकी चाल आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसकी सुनहरी नीली आंखें पूरी कक्षा पर एक बार घूमी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, सभी को नमस्कार, मेरा नाम निंग टियान है, लेवल 31 सोल पावर। जैसे ही उसने अपना मार्शल सोल प्रकट किया, 7 रंगों की चमक उसकी हथेली से फैल गई। एक चमचमाता हुआ 7 मंजिला 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा हवा में प्रकट हुआ। ये देखकर म्यूजिन की आंखें भी चमक उठी। निंग टियान के परिचय के बाद पूरी कक्षा की निगाहें स्वाभाविक रूप से मुझ पर आ टिकी। मैं उसकी पीछे वाली सीट से धीरे धीरे खड़ा हुआ। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि चारों ओर से सभी की जिज्ञासु नजरें मुझ पर टिकी हुई हैं। सामने बैठी कुछ लड़कियों के चेहरे हल्के हल्के लाल हो गए थे। मेरा नाम शाओयान है, सोल पावर, लेवल 46, मार्शल सोल, फुक्सी किन। मेरे शब्द समाप्त होते ही पूरी कक्षा में ऐसी खामोशी छा गई कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। म्यूजिन के चेहरे की मुस्कान उसी क्षण जम गई। सबसे आगे बैठे ली डजुआंग का मुंह इतना खुल गया, वहीं व्यू फेंग के तो पैरों से मानो ताकत ही निकल गई। वो लगभग गिर ही पड़ा। 11 साल की उम्र, लेवल 46। मेरे बगल में बैठी शाओ शाओ भी मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। वो मीठे स्वर में बोली, सभी को नमस्ते, मेरा नाम शाओ शाओ है, हम दोनों भाई बहन हैं। मेरा सोल पावर लेवल 35 है। मेरे ट्विन मार्शल सोल्स हैं, 9 फीनिक्स फ्लूट और 3 लाइव सोल कामिंग कॉल्ड्रॉन। अब पूरी कक्षा में किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। पूरा क्लास 9 जैसे एक साथ सोचने की क्षमता खो बैठा। एक 11 साल का लेवल 46 सोल सेक्ट, दूसरी लेवल 35 की ट्विन मार्शल सोल्स वाली प्रतिभा। ये पढ़ने आए विद्यार्थी नहीं, मानो 2 राक्षसी प्रतिभाएं थीं। शाओ शाओ पहले से भी ज्यादा मीठी मुस्कान के साथ बोली, आज हमारा पहला दिन है, इसलिए मैं और मेरे बड़े भाई आप सभी के लिए एक छोटा सा स्वागत उपहार लेकर आए हैं। ये कहते ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। हरे रंग की चमक उसकी हथेली में इकट्ठी होने लगी। कुछ ही क्षणों में 9 हरे फीनिक्स की नक्काशी वाली एक सुंदर बांसुरी उसके हाथ में प्रकट हो गई। मैं अपनी सीट से नहीं उठा। मैंने केवल दोनों हाथ फैलाए और हथेलियां ऊपर की ओर कर दी। चारों ओर की हवा हल्की सी कांप उठी। अगले ही क्षण एक प्राचीन और दिव्य फुक्सी किन मेरे सामने हवा में प्रकट हो गई। पूरी कक्षा में हड़कंप मच गया। साधना की गति दोगुनी। यह प्रभाव सामान्य सोल स्किल की सीमा से बहुत आगे था। मंच पर खड़ी म्यूजिन तुरंत तेज कदमों से नीचे उतर आई। उनकी नजरें सीधे शाओ शाओ पर टिक गईं। उत्साह से भरी आवाज में उन्होंने पूछा, शाओ शाओ, इस धुन का प्रभाव कितनी देर तक रहता है? शाओ शाओ मेरे चेहरे की ओर देखने लगी। इतनी गंभीर नजरें देखकर वो थोड़ा घबरा गई और तुरंत जवाब देने की बजाय मेरी ओर इशारा कर दिया। मैं कुर्सी की पीठ से टिकते हुए शांत स्वर में बोला, लगभग 1 सप्ताह। 7 दिन बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा और फिर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। 7 दिन? म्यूजिन अनायास ऊंची आवाज में बोल उठी। उनकी ऊंची एड़ी जमीन पर जोर से टकराई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह प्रभाव केवल कुछ घंटों या 1-2 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 7 दिनों तक रहेगा। यह बात सोल मास्टर जगत के सामान्य ज्ञान को पूरी तरह तोड़ रही थी और सामान्य स्वर में बोली, शाओ यान, शाओ शाओ, कक्षा समाप्त होने के बाद मेरे कार्यालय में आना। मैं इस धुन के बारे में तुम दोनों से विस्तार से बात करना चाहती हूँ। हर किसी के चेहरे पर उत्साह और आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। म्यूजिन फिर से मंच पर खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, आज से शाओ यान न्यू स्टूडेंट क्लास 9 के क्लास मॉनिटर होंगे। सबसे पहले लाई दाजुआंग ने जोरदार तालियां बजाईं। उसके बाद निंग टियान भी मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगी। कुछ देर बाद मैं और शाओ शाओ म्यूजिन के कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने स्वयं हमारे लिए कुर्सियां खींची, फिर अपने हाथों से गर्म पानी लाकर हमारे सामने रखा। हमारे सामने बैठते समय उनके चेहरे पर पहले जैसी गंभीरता नहीं थी। वो कुछ झिझकती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने पानी का गिलास मेज पर रखा और सीधे कहा, टीचर म्यू, आप चाहती हैं कि मैं और शाओ शाओ समय समय पर लिंग शूजू युआन कू बजाएं ताकि पूरी क्लास 9 की साधना की गति तेज हो सके। मेरी बात सुनते ही म्यूजिन कुछ पल के लिए चुप रह गई। उनके मन की बात सीधे कह दी गई थी। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं सचमुच यही चाहती हूँ। अगर पूरी कक्षा नियमित रूप से इस धुन का लाभ ले सके तो इस वर्ष न्यू स्टूडेंट असेसमेंट में क्लास 9 का परिणाम निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। मैंने मन ही मन हल्की मुस्कान दी, फिर शांत स्वर में अपनी शर्त रखी, मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है।